तो आज का जो मॉड्यूल है दैट इज ऑन शॉप फ्लोर लेआउट। तो आज का जो एजेंडा है वो शॉप फ्लोर लेआउट और शॉप फ्लोर का जो अरेंजमेंट्स है उसके बारे में है। तो उसके अंदर क्या क्या होता है नॉर्मली। तो हम लोग समझेंगे कि शॉप फ्लोर का जो एरिया है वो एरिया को हम क्या कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड कर सकते हैं तो उसका डेफिनेशन क्या होगा। तो ये डेफिनेशन के लिए हम लोग जॉयफुल वर्कप्लेस से कुछ अपने तरीका से उसको प्रमोट किया और काफ़ी सक्सेसफुली प्रमोट किया। तो जो कि एक नॉर्मल जो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको शायद ये एक टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, द वे वी हैव डिफाइंड इट। सो ये जो लेआउट है इसमें एक्टिव स्पेस है, पैसिव स्पेस है, अनयूज्ड स्पेस है, जो कुछ फ्यूचर एक्सपांशन के लिए स्पेस है। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। और हर एक लेआउट में गेट्स होता है। गेट्स का अलग अलग काम होता है। गेट्स मटेरियल अंदर आने के लिए, प्रोडक्ट बाहर जाने के लिए, एम्प्लॉय को अंदर आने के लिए, एम्प्लॉय को बाहर जाने के लिए गेट्स का इस्तेमाल होता है। और गेट और शॉप फ्लोर का जो गैंगवे है इसका काफ़ी आपस में रिलेशनशिप है, उसको उसको भी हम समझेंगे। और लेआउट जो है वो कितना टाइप का लेआउट है और वो लेआउट के साथ क्या प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का कोई रिश्ता है, इसको हम देखेंगे। कई केस स्टडी है आज, तो हम लोगों केस स्टडी को समझेंगे कि अप्रोच कैसे करते हैं। तो केस स्टडी हमेशा कोई भी सब्जेक्ट को काफ़ी प्रैक्टिकल करता है। तो हमारा जो क्लस्टर मेंबर्स हैं उन लोग काफ़ी मतलब इंटरेस्ट लेके इसको इम्प्लीमेंट किए थे, ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन। हर कंपनी अभी तक हम लोग एमसीसीआई क्लस्टर 9 क्लस्टर मतलब फ्रॉम ईयर 1 लिए थे और उसको काफ़ी क्लस्टर उसके बाद भी 4-5 साल उसको आगे लेके गए। लेकिन 9 क्लस्टर में जो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 90 कंपनीज थे वो हर एक कंपनी लेआउट के ऊपर काम किए थे इनिशियल टाइम में। तो मुझे लगता है कि आपको अगर समझ में नहीं आता है लेआउट तो आपको समझना चाहिए, काफ़ी सिंपल है। तो कॉमन सेंस है तो आप समझ सकते हो। और यहाँ पर जितने लोग मैंने रिक्वेस्ट किया था लास्ट टाइम, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट से इवन ऑफिस के लिए भी अगर जो प्रेजेंट है उनको शायद खुद का लेआउट को रिव्यू करना, और अगर लेआउट फॉर्मली नहीं हो चुका है उसको करने के लिए आज का प्रोग्राम काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड हम लोग इसके साथ साथ और एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, एमएचई। मैं एमएचई को कभी कभी थोड़ा दूसरे एंगल से भी बताता हूँ, वो है मैनुअल एंड द हैंडलिंग इक्विपमेंट। आपको पता है कि हमारा जो एसएमई है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, उसमें मैंने देखा है कि काफ़ी काम मैनुअली होता है। तो मैनुअली जो काम होता है उसको क्या हम सिंपल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, खास कुछ ज़्यादा खर्च ना करके। तो उसको भी समझेंगे। तो उसके लिए ट्रॉली का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कुछ केस में इमीडिएटली कुछ हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि कन्वेयर बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि सुनने में कन्वेयर बेल्ट बहुत सिंपल लगता है कि एक जगह से और दूसरी जगह में अगर मटेरियल शिफ्ट करना है तो एक कन्वेयर बेल्ट पूरा फ्लोर के साथ ग्राउटिंग करके उसको लगाएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, डू नॉट गो फॉर कन्वेयर बेल्ट अनलेस यू आर कंपेल्ड, डोंट डू दैट, क्योंकि ये शॉप फ्लोर को एकदम फिक्स्ड कर देता है, रिजिड कर देता है। और लीन में हम लोग हमेशा कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। आपका कस्टमर का डिमांड चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, सो व्हाई डू यू अननेसेसरीली वांट टू गो फॉर समथिंग, स्पेस ब्लॉक क्यों करोगे। तो ट्रॉली कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, ट्रे बिन इसको कैसे मैनेज करेंगे, ट्रे बिन का साथ मटेरियल हैंडलिंग का क्या रिश्ता है, क्योंकि हैंडलिंग तो होता ही है हर शॉप फ्लोर में। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को आखिर स्टेज तक लेके जाना ही शॉप फ्लोर का मेन पर्पस है।
और वो सेफली करना चाहते हैं और शॉप फ्लोर को डैमेज ना करके करना चाहते हैं, तो इसमें जो मटेरियल हैंडलिंग, जो बीम स्ट्रेज है, इसका बहुत योगदान है। और उसके लिए काउंट फ्री प्रोडक्शन भी हमें वर्क इन प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें इमीडिएटली हमें समझ में आता है प्रोडक्टिविटी कैसे हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक हो रहा है क्या नहीं। So I'll say there are 4 types of layout. जब कभी भी हम किसी भी शॉप फ्लोर को डिजाइन करते हैं तो कौन से टाइप में हम उसको सेग्रीगेट कर पाएंगे, तो ये 4 टाइप है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट, उसको लाइन लेआउट भी बोला जाता है, प्रोसेस लेआउट जिसको फंक्शनल लेआउट भी हम बोल सकते हैं, फिक्स पोजीशन या फिर प्रोजेक्ट लेआउट, द लास्ट वन इज अ कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट। तो अभी हम 1 by 1 देखेंगे कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। सो व्हाट इज माय प्रोडक्ट लेआउट? सो जैसे कि नाम में ही आया है प्रोडक्ट लेआउट, दिस लेआउट इज टिपिकली डिजाइन व्हेनेवर you are processing a single product in a volume। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब कभी भी आप किसी एक ही प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहे हो थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम में, तो ये जब लेआउट डिजाइन होता है तो इट इज डिजाइन एज पर द वर्क स्टेशन आ रहा है, तो मेरा जितना ऑक्यूपाई स्पेस लगने वाली है WIP स्टोरेज के लिए वो कम है, सो नेचुरली द फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड इज लेस। कंट्रोल अच्छी तरीके से आता है। क्यों कंट्रोल अच्छी तरीके से आता है? क्योंकि मेरे सामने पूरा वर्कफ्लो दिखाई दे रहा है, पूरा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, तो कहीं भी अगर मुझे प्रॉब्लम आता है तो आई कैन इमीडिएटली गो देयर एंड रेक्टिफाई इफ देयर एट ऑल इज एनी प्रॉब्लम। और हिडन वेस्टेजेस, जैसे कि वेस्टेजेस हमने लास्ट ऑफलाइन सेशन में देखे थे, कौन से वेस्टेजेस होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन्वेंटरी होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है, ओवर प्रोसेसिंग होता है, वेट होता है, राइट, रिवर्क होता है। तो यहाँ पे अगर मेरा इन्वेंटरी कम है, एक WIP इन्वेंटरी कम है, तो नेचुरली जो हिडन वेस्टेजेस है, हिडन वेस्टेजेस किसके आएंगे? ट्रांसपोर्टेशन का हिडन वेस्टेजेस है, मोशन का हिडन वेस्टेज है, या फिर मेरा इन्वेंटरी का इटसेल्फ हिडन वेस्टेज है, ओवर प्रोडक्शन का हिडन वेस्टेज है। तो ये सब वेस्टेजेस लाइन पे नहीं होते ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर होते तो इमीडिएटली दिखाई देता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, सो वी कैन इमीडिएटली कंट्रोल। सो प्रोडक्ट लेआउट में ये एडवांटेजेस होते हैं कि एक तो सिंगल पीस फ्लो का अपॉर्चुनिटी ज्यादा होने की वजह से मेरे हैंडलिंग कॉस्ट या फिर हिडन कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में आ सकते हैं। एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस है क्या? तो आई विल से डिसएडवांटेजेस है अगर मैं इस तरीके से देखूं कि ये फिक्स प्रोडक्ट के लिए है, ज्यादा SKU में नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि मैंने पूरे मशीन, मेरे इक्विपमेंट मेरे प्रोसेस फ्लो के हिसाब से लगाए हुए हैं, प्लेस किए हुए हैं। सो अगर मेरा प्रोसेस फ्लो चेंज होता है तो ये लेआउट मुझे ज्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बन नहीं सकता। सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज? जब कभी भी मेरे SKU में ज्यादा वेरिएशन आता है, दिस प्रोडक्ट लेआउट मे नॉट बी यूजफुल, क्योंकि दैट इज बीन डिजाइन फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। और एक डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? देखिए मैंने पूरा लेआउट लगाया हुआ है, तो आई एक्सपेक्ट कि इससे ज्यादा अगर मेरा प्रोडक्शन वॉल्यूम निकलेगा तो मुझे ज्यादा एडवांटेज होगा। जब कभी भी मेरा डिमांड कम हो जाता है तब मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा शायद आइडलनेस ऑफ मैन पावर, आइडलनेस ऑफ इक्विपमेंट बढ़ जाता है। सो अगर मेरा वॉल्यूम कम होता है तो डेफिनेटली आई विल हैव अ डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ एन लेआउट। तो हमने प्रोडक्ट लेआउट क्या है ये समझने की कोशिश की। क्या है एट अ टॉप लेवल? द लेआउट एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अभी हम दूसरा लेआउट देखेंगे जिसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रोसेस लेआउट। तो प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, जिसको फंक्शनल लेआउट भी बोला जाता है। तो देखिए जहां कहां पे भी मेरा वॉल्यूम ज्यादा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का, तब मैं मेरे प्रोडक्ट लेआउट पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आई कैन नॉट हैव माय डेडिकेटेड इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स फॉर ईच प्रोडक्ट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ क्लस्टर ऑफ द मशीन्स और इक्विपमेंट्स एज पर इट्स फंक्शन, और वहां पे मैं कुछ बैच प्रोडक्शन पे मूव हो जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दिया है कि एक साइड से रॉ मटेरियल इनपुट का सेक्शन है और एक साइड से फिनिश गुड्स का सेक्शन है, और बीच में सब फंक्शनल क्लस्टर
बनाए गए, जैसे कि फोल्डिंग का क्लस्टर है, ग्राइंडिंग मशीन्स का है, ड्रिलिंग का है, मिलिंग का है, हीटिंग का है, फाइनली इंस्पेक्शन में जाके पैकिंग। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट लेआउट, तो देखिए प्रोडक्ट लेआउट में क्या हो रहा था, स्मॉल बैचेस या फिर सिंगल पीस फ्लो एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे हमको बैच पे मूव होना है। सो एक बैच इस सेक्शन में जाके वो बैच आगे जाएगी, फिर ग्राइंडिंग में लगेगी, फिर जाके नेक्स्ट बैच मिलिंग में लगेंगी, ड्रिलिंग में, एंड देन सो ऑन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, WIP बेसिकली क्रिएट हो रहा है, करेक्ट। सो इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो प्रोडक्ट लेआउट का एडवांटेज था जो इसमें चला गया है, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्या है, तो मे बी मेरा मटेरियल फ्लो ज्यादा बढ़ रहा है, राइट, मेरा क्यूइंग ऑब्जर्व हो रहा है, या फिर वेटिंग, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेस्ट ऑफ वेट। तो वेटिंग क्यों होता है कि देखिए मेरा मशीन है उसमें कुछ अलग प्रोडक्ट लग गया है, तो मुझे दूसरे प्रोडक्ट जो मुझे लगाना है उसको वेट करना पड़ रहा है, तो वेटिंग ऑब्जर्व होता है। फ्लोर एरिया ज्यादा रखता है, क्यों, इन टर्म्स ऑफ WIP स्टोरेज मुझे ज्यादा लग रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस टाइप ऑफ लेआउट में विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। बहुत सारे प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मशीनरीज कम है, तो मैं उसको शेड्यूल कैसे करूं, ये चैलेंज होता है। सो मेरा PPC प्रोसेस पे मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इन ऑर्डर टू हैव लेस वेट एंड लेस WIP मटेरियल स्टोरेज ऑन द फ्लोर। एट द सेम टाइम इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, देखिए एडवांटेज है इसका कि मैं कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मशीन पे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ। एट द सेम टाइम मेरे क्लस्टर बनाए हुए हैं, तो सुपरविजन आसान हो सकता है। क्यों, देखिए ये CNC का एक सेक्शन है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर काम करने वाले हैं वो CNC एक्सपर्ट है, तो एज ए सुपरवाइजर मुझे पता है कि एक सेक्शन में मुझे क्या देखना है, तो सुपरविजन बिकम्स अ लिटिल बिट इजी एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट लाइन। जब कभी भी हम यूटिलाइजेशन या फिर OE के बारे में बात करते हैं, तो प्रोसेस लेआउट में हम यूटिलाइजेशन ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल है। तो ये मैं सोच सकता हूँ कि अनलाइक प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता था कि एक ही प्रोडक्ट है, उसका डिमांड अगर कम हो जाता है तो नेचुरली मेरा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स वो लाइन के ऊपर का कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ही कम जा रहा है। यहाँ पे मुझे एडवांटेज है, आई हैव बकेट ऑफ प्रोडक्ट्स, सो कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, इसके हिसाब से मैं बेसिकली मेरा यूटिलाइजेशन कम कर सकता हूँ बेस्ड अपॉन द डिमांड, राइट। तो इसका एडवांटेज क्या है, डेफिनेटली इन्वेस्ट डुप्लीकेशन ऑफ मशीन्स कम हो रहा है, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग मशीन्स में नहीं लगा रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी में दे रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, मैन पावर, यूटिलाइजेशन बढ़ाने की मैं कोशिश कर सकता हूँ इस टाइप के लेआउट में, और सुपरविजन इजी हो सकता है। और डिसएडवांटेज डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया कि WIP क्रिएट हो रहा है, तो मटेरियल हैंडलिंग ज्यादा हो रहा है, वेटिंग का मुड़ा ऑब्जर्व ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट है और मशीन सेटअप्स कम है, राइट। सो जब कभी भी हम लेआउट डिजाइन करते हैं तो ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल कि सब एडवांटेजेस हमको मिल रहे हैं या फिर सब डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं। हमको देखना है कि हमारे शॉप फ्लोर पे क्या ज्यादा मैटर करता है और किस मुड़ा को हमको अवॉइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ठीक है। सो प्रोडक्ट लेआउट क्या है ये मैंने आपको बताया, प्रोसेस लेआउट बताया या फिर फंक्शनल लेआउट बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिक्स लेआउट। सो फिक्स लेआउट जनरली कहाँ पे यूज होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट लेआउट। जैसे कि शिप बिल्डिंग है, या फिर कुछ हम बॉयलर बिल्ड कर रहे हैं, या फिर स्टीम टर्बाइन बिल्ड कर रहे हैं जो बहुत बड़ा है, इट्स हेवी साइज, हेवी और बहुत बड़ा है, टू बिग। तो यहाँ पे मेरा मटेरियल नहीं मूव होता, जैसे कि मेरा बॉयलर एक जगह से दूसरे वर्क स्टेशन पे नहीं जाता, बॉयलर वहां ही खड़ा रहता है, लेकिन मैन पावर, टूलिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट उस बॉयलर के आजू बाजू में घूमते रहते हैं, वेर एवर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज देयर। सो जहां रिक्वायरमेंट है वहां मेरी मैन पावर जाएगी, जहां रिक्वायरमेंट है वहां मेरी टूलिंग जाएगी, जहां मेरी रिक्वायरमेंट है वहां पे मेरा सेटअप जाएगा, एंड देन द प्रोसेस विल बी कैरिड आउट एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। सो पहले दो वाले लेआउट में क्या हो रहा था, मेरा मटेरियल मूव हो रहा था फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टोरेज टू द फिनिश गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा मटेरियल मूव नहीं हो रहा है, अदर पेरीफेरी में मेरा मैन पावर और इक्विपमेंट सब मूव हो रहा है, और मेरा जो मटेरियल है वो वहीं पे बिल्ड होना चालू हो गया है, और फाइनली जाके वो डिलीवर होने वाला है। शिप बिल्डिंग इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस, बॉयलर इज अनदर एग्जांपल एज आई हैव टोल्ड यू, करेक्ट। प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स लेआउट।
तो अभी आप सोचोगे कि हमारे लेआउट में ऐसे नहीं है कि 100% फिक्स है, 100% फिक्स लेआउट तो हमारे मोस्टली नहीं हो गए। एक दो कंपनीज हैं हमारे इस ग्रुप में भी जहाँ पे शायद फिक्स लेआउट हम फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम टॉप लेवल पे पूछेंगे तो ऐसा केस आना बहुत मुश्किल है कि अभी हम पूरा प्रोसेस लेआउट फॉलो करते हैं या फिर पूरा प्रोडक्ट करते हैं या फिर पूरा फिक्स लेआउट करते हैं। देन वी गो फॉर द बेसिकली कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ लेआउट। तो कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ लेआउट क्या है? तो अगर मेरे पास दो प्रोसेस होते हैं से ड्रिलिंग एंड मिलिंग, और मेरे पास वॉल्यूम भी ज्यादा अच्छा है, तो आई विल हैव माय प्रोडक्ट लेआउट ओनली इन दैट पर्टिकुलर ऑपरेशंस। दो तीन ऑपरेशंस है वहां पे मैं प्रोडक्ट लेआउट फॉलो करूंगा। रेस्ट जहां पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, आई विल फॉलो माय प्रोसेस लेआउट, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये शायद सेक्शन है, जैसे कि मिलिंग है, मिलिंग के बाद ड्रिलिंग है। तो यहाँ पे मैं शायद आई विल फॉलो माय प्रोडक्ट लेआउट, I will follow my one piece flow. I will place my equipment in a such a way कि milling होने के बाद immediately drilling हो जाए, and I will ensure one piece flow. However, मुझे ये possible नहीं है कि grinding की line इसके पीछे लगा दो, inspection इसके आगे लगा दो at the same time like in product layout. So I will have a combination कि कुछ section है जहाँ पे मैं product layout follow करूँगा, कुछ section है जहाँ पे मैं process layout follow करूँगा। सो हम जो टिपिकली आजकल डिजाइन होते हैं लेआउट, इट इज मोर और लेस विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन लेआउट। इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है कंपनी को, और इससे हम हमारे जो मूडास है, जो हमको बॉदर कर रहे हैं, जो हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, उसको हम टैक्टिकली रिमूव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो इम्पोर्टेंट केपीआईज है वो भी हम अचीव कर सकते हैं, जैसे कि कम से कम लीड टाइम, कम से कम मूडा, ज्यादा मैन पावर नहीं होनी चाहिए, ओई ज्यादा होना चाहिए, या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट ज्यादा होना चाहिए। सो एडवांटेजेस ऑफ ऑल दिस individual layouts is basically combined in a combination layout, right? So I'll just quickly revise what are the basic types of layout. प्रोडक्ट लेआउट और लाइन लेआउट, जिसमें क्या आता है, जिसमें डेडिकेटेड प्रोडक्ट आता है, और लेआउट इज डिजाइन एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। प्रोसेस लेआउट जिसको हम फंक्शनल लेआउट भी बोलते हैं, इसमें क्या आता है, क्लस्टर्स बनाए जाते हैं फंक्शन एज पर द फंक्शन। से ड्रिलिंग का एक फंक्शन है, मिलिंग का एक क्लस्टर है, इंस्पेक्शन का एक क्लस्टर है, ग्राइंडिंग का एक क्लस्टर है। सो ऑल द सिमिलर मशीन्स विल बी लाइक ओवर देयर। फिक्स पोजीशन प्रोजेक्ट लेआउट में क्या होता है, मटेरियल मूवमेंट नहीं होता है, रादर मैन पावर और इक्विपमेंट की मूवमेंट होती है। और कॉम्बिनेशन टाइप लेआउट में हम इन तीनों में से जो कुछ भी बेस्ट है इन अ स्पेसिफिक sequence of operation in a specific area we can apply that and make sure कि हमारे वेस्टेजेस है वो कम से कम है, और जो हमने KPIs आइडेंटिफाई किए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट कैसे है, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस बेसिक टाइप ऑफ लेआउट। सो डॉक्टर रॉय, आई एम हैंडिंग ओवर टू यू। अभी अभी जो ओंकार बताया, जो 4 टाइप का जो लेआउट के बारे में ओंकार बताया, उसके ऊपर मैं और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ये सामने जो स्क्रीन में देख रहे हो आप, वो है प्रोसेस लेआउट का एक एग्जांपल, और उन्होंने प्रोसेस लेआउट का एक बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो नॉर्मली प्रोसेस लेआउट हम लोग अवॉइड करते हैं लीन में, क्योंकि प्रोसेस लेआउट में जो स्टॉक है वो काफ़ी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में बहुत डिफिकल्टी हो जाता है, और क्योंकि बहुत सारे बैच प्रोसेस चलता है, और उस बहुत सारे बैच प्रोसेस चलता है, और एफिशिएंसी को बढ़ाने के चक्कर में हम लोग स्टॉक बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग कोई मशीन को आइडल रखना नहीं चाहते हैं, दैट बिकम्स ए बिग प्रॉब्लम। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि कॉम्बिनेशन लेआउट वो काफ़ी यूज होता है, पर्टिकुलरली आप देखो कि प्रेस शॉप में, प्रेस शॉप आप कभी भी 10 प्रोडक्ट के लिए एक डाई को लोड नहीं कर सकते हो, तो उसीलिए कॉम्बिनेशन लेआउट काफ़ी यूजफुल होता है। और मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा एक एक्चुअल प्रॉब्लम और उसको सॉल्यूशन कैसे हुआ था बताएंगे। हमारा जो एक पहला क्लस्टर था इंडिया में, उसमें बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी थे, और वो स्प्रिंग बनाते थे, काफ़ी वेल नोन कंपनी है। तो उनका जो डायरेक्टर है उस टाइम अटेंड कर रहे थे प्रोग्राम, तो उनका
टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोसेसेस सभी जगह में हीट ट्रीटमेंट था, और हीट ट्रीटमेंट काफी बड़ा बैच साइज में हीट ट्रीटमेंट फर्नेस का इस्तेमाल होता था। तो नॉर्मली हमारा आइडिया होता था उस टाइम में कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेस जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बैच प्रोसेस ही होगा, बड़ा बैच साइज होगा। तो उस टाइम सुंदरम क्लेटन के जब प्रेसिडेंट थे मिस्टर नरसिम्हन, उन्होंने हमें बताया कट डाउन द फर्नेस, मेक इट स्मॉल। और कितना स्मॉल? एकदम 1/4 कर दो। तो दैट वाज ए एब्सोल्युटली रिवीलिंग आइडिया फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमें ये पता नहीं था उस टाइम में कि फर्नेस को इतना छोटा करके हम लोग रन कर सकते हैं। बट बिलीव मी, सारे फर्नेस को छोटा किया गया, and they were in a position to really run the batches in small sizes without accumulating inventory. तो ये एक एग्जांपल है जहां पर कॉम्बिनेशन लेआउट यूज हुआ, लेकिन बैच उसके अंदर जो बैच साइज था उसको रिड्यूस किया गया। So that was one example I thought that I will share with you. प्रोसेस लेआउट के बारे में ऑलरेडी उन्होंने उनका अच्छा एग्जांपल दिखाया। हाँ, प्रोडक्ट लेआउट नॉर्मली ऑटोमोबाइल लाइंस वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट लेआउट होता है, तो आप सामने भी देख रहे हो। और हमारा जितने सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है उसमें मास स्केल प्रोडक्शन जहां भी होता है, लाइन लेआउट एक काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसमें एक ही चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है, वो है फ्लो लाइन कैसे डिजाइन किया जाता है। तो फ्लो लाइन कैसे डिजाइन किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग जब मॉड्यूल नंबर 10 में आएंगे उसमें फ्लो लाइन और थ्रूपुट टाइम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये फिक्स पोजीशन लेआउट के बारे में अभी शायद एक सवाल भी आया था। मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा हमारे क्लस्टर कंपनी में से फिक्स्ड लेआउट कहाँ पर थे। पहला पॉइंट है कि आप अगर BHEL हरिद्वार में चले जाओ, उधर तो आपको फिक्स लेआउट देखने को मिलेगा। एक ह्यूज टरबाइन हो रहा है। और हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में चले जाओ आप, उधर एक सिंगल कास्टिंग हो रहा है 2-3 महीना से। तो वो सब जो है फिक्स पोजीशन लेआउट के ऊपर। लेकिन अपना क्लस्टर में भी कुछ कंपनीज है जहां पर कंटेनर डिजाइन होता है। तो कंटेनर जो डिजाइन होता है, एकॉस्टिक्स चेम्बर डिजाइन होता है, वो काफी बड़े बड़े मतलब चेम्बर है। तो उसमें डिफरेंट वर्क ग्रुप अपना अपना टूल्स इक्विपमेंट लेके आ जाते हैं और करके वो बिल्ड करते हैं। वो कंटेनर जो है वो अपनी जगह से हिलते नहीं है। तो ऐसे पैरेलल ग्रुप्स काम करते हैं। हर एक का जो एकॉस्टिक चेम्बर है वो अलग अलग है, काफी बड़े कैनोपीज है, इसको हैंडल नहीं कर सकते हम लोग, मूव नहीं कर सकते हैं। So that is it is definitely it is used and it is a fixed position layout. और उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच है उसके। और एक है जो सेलुलर लेआउट है। तो सेलुलर लेआउट नॉर्मली हम लोग डेडिकेट करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ machines required to complete all operations to give the part stage से final stage तक लाने के लिए हम लोग इसको सेलुलर लेआउट के इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जो है वो सारे काम एक के बाद एक नॉर्मली सिंगल पीस फ्लो होता है। और इसमें चाकू लाइन, एक जापानीज चाकू लाइन यूज होता है कई जगह में, ताइवान में भी काफी पॉपुलर है। तो चाकू लाइन में 1 या 2 ऑपरेटर एक साथ 9 या 10 मशीन्स को यूज करते हैं। सो दिस इज ब्रीफली अबाउट द टाइप ऑफ लेआउट।